हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी। आरंभ सीरीज चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चल रहा था और हमने कर लिए थे अब तक 3 यूनिट। मजेदार तरीके से हमने अकाउंट्स की मीनिंग, अकाउंट्स के बारे में, लिमिटेशन, टाइप सब पढ़ लिया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मैंने एक एक करके डिटेल में डिस्कशन किए थे और लास्ट क्लास में छोटा सा यूनिट कवर किया था अकाउंटिंग पॉलिसीज। बट आज बढ़ेंगे उससे आगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आज मैं 2 यूनिट बहुत बढ़िया बढ़िया उठाने वाला हूं। एक आज कवर करेंगे और एक अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। पहला होगा कंटिंजेंट वर्सेस प्रोविजन, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस क्या होते हैं, जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन, क्या डिफरेंस होता है इस यूनिट को। और अगले वाले पार्ट में, मतलब अगले वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अगर इस पूरे चैप्टर की बात की जाए तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का सेशन। जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं 3 नए वर्ड्स के साथ में, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट और साथ में डिस्कशन लूंगा लायबिलिटी। अक्सर स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को, सीए में हो चाहे सीएस हो चाहे सीएम में हो, कहीं भी हो, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है कि सर लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिंजेंट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फाउंडेशन में हमारा एक चैप्टर है, इंटर में जाओगे मेरा बच्चा तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और AS 29 प्रॉपर इसी पे बात करता है। तो बेसिकली जो मैं आज यूनिट कवर करने वाला हूं, ये जो 3 बातें हैं, कंटिंजेंसी क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, इन तीनों बातों पे आज हम काम करने वाले हैं। बेसिकली हम एक AS पढ़ने जा रहे हैं, AS 29। थोड़ा सा डिटेल में तो अपन इंटर में पढ़ेंगे, बट आज थोड़ा सा हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। मैं बहुत हल्का सा स्लाइटली आपके साथ एक ब्लैंक शीट लेता हूं। ऑफ कोर्स मैं नोट बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और आज के बाद मैं पहले बोल रहा हूं, मेरे बच्चे, शायद किसी भी बच्चे को व्हाट इज द प्रोविजन, लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी, इन तीनों में डिफरेंस नहीं हो, दिक्कत नहीं होने वाली। ये डिफरेंस बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आराम से बैठ जा, रिलैक्स हो जा बिल्कुल, और मेरी बातें सुन, देख ध्यान समझ। हमारे सामने 3 टर्म्स होती हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टर्म्स होता है लायबिलिटी। सबसे पहला वर्ड क्या होता है, लायबिलिटी। आराम से, छोटी सी बातें, थ्योरी टॉपिक है, एग्जाम में 1-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंस स्पेशली याद करना पड़ेगा तुझे ही, लेकिन याद करने से पहले मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तेरे दिमाग में अपने आप सब कुछ फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आराम सुन, सबसे पहला है लायबिलिटी, फिर उसके बाद आता है प्रोविजन, उसके बाद आता है प्रोविजन। क्वेश्चन ने हमें लायबिलिटी, वैसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लायबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, बट मैं पढ़ाऊंगा, तो लायबिलिटी पहले सीखेंगे, फिर प्रोविजन क्या होता है, कब प्रोविजन बनता है, एंड थर्ड नंबर पे आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर कंटिंजेंट एसेट की भी बात करेंगे। तो हमारे सामने 3 चीजें हैं और मैं एक एक करके डिफरेंस क्रिएट कराने वाला हूं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं तेरे को लायबिलिटी पढ़ाऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लायबिलिटी पढ़ाऊं, तो हम हमेशा 3 कंडीशन की बात करते हैं। मतलब कंडीशन, अगर आपकी तीनों कंडीशन, बेटा देखो, अगर हमने बचपन में क्या पढ़ा था, इवन जब मैंने पहला चैप्टर शुरू किया मेरे बच्चे, तो मैंने क्या बोला, लायबिलिटी मतलब उधार, कोई ऑब्लिगेशन है, किसी को पैसा देना है, दिस इज उधार। लेकिन हमारा AS, हमारी अकाउंटिंग थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करती है, कहता है लायबिलिटी कब बोलेंगे, अगर आपकी 3 कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन नंबर 1 अभी बात करूंगा, कंडीशन नंबर 2 अभी बात करूंगा, और कंडीशन नंबर 3। बेटा 5 मिनट लगा दे अपनी लाइफ के, और आज के बाद सीए बनने तक तेरे को कभी भी लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिंजेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से सुन, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है, पूरी जान लगाएंगे। पहली बात, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती हैं तो भैया हम उसको कंक्लूजन में बोलते हैं ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तीनों में से कुछ कंडीशन बोले तो एक कंडीशन पिटेगी तो बोलेंगे प्रोविजन है, और एक से ज्यादा पिटेंगी तो कंटीजेंसी है। मतलब समझ आने वाली, ये सारी सिचुएशन इन कंडीशन पे डिपेंड है। अगर मेरी कंडीशन पूरी हो गई, लायबिलिटी, वरना प्रोविजन, वरना कंटीजेंट। ट्रीटमेंट भी बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा, अगर लायबिलिटी बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन बनेगा तो क्या हो जाएगा, कंटीजेंट बनेगा तो क्या होगा, सब पढ़ाऊंगा, आराम सुन। सबसे पहली बात, हम कहते हैं कंडीशन नंबर 1, लायबिलिटी में जब भी मैं बात करता हूं तो हम बोलते हैं कोई
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, सब पढ़ा दूंगा बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज हुई है, अराइजेस ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट। हमने पास्ट में कुछ किया था, हमने कंडीशन नंबर 1, आपने पास्ट में कोई एग्रीमेंट किया था, पास्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, पास्ट में कोई लेन देन ट्रांजैक्शन करी थी, जिसकी वजह से आज आपके सर पे एक ऑब्लिगेशन मतलब एक दायित्व आ गया है जो आपको पूरा करना है। दैट मीन्स पास्ट में कुछ हुआ था बेटा, पास्ट में मैंने सामान खरीदा था और मैंने बोला था पैसा दे दूंगा, पास्ट में मैंने बैंक से लोन लिया था, एग्रीमेंट में बोला था लोन धीरे धीरे पे कर दूंगा, पास्ट में मैंने कुछ भी किया था उससे मैंने बोला था मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, ये काम कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा बेटा, ये मेरा कंडीशन नंबर 1 है। मतलब लायबिलिटी होने के लिए आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मैंने पास्ट में कोई वादा, कोई प्रॉमिस, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट कुछ भी किया हो जिसकी वजह से आज मेरे सर पे टेंशन खड़ी है कि ये करना है। मैंने अपने बच्चे से वादा किया था कि मैं तेरे को मई 2026 का टाइम या सितंबर 26 के टाइम में रैंक दिलवाऊंगा, तो उसके लिए आज मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि मैं बच्चे को जान लगा दूं, मैं बच्चे के लिए बढ़िया से आपको सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर बढ़िया से कवर करा दूं। तो दिस इज माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, पर क्या एक कंडीशन काफी है? नहीं सर। नाउ ये जो अपनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो आज की जिम्मेदारी है, आज की ऑब्लिगेशन है, इसको आपको नीड टू बी सेटल, ये कैसे करनी पड़ेगी? मैं बस अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, नीड टू बी सेटल। ये कैसे सेटल होगी? सेटल थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कहता है कंडीशन नंबर 2, ये जो आपकी सर जी पहली कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, फिर ये जो जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन है, इसको आपको सेटल करना पड़ेगा रिसोर्सेज के थ्रू। अब रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज होता है एसेट्स। एसेट की डेफिनेशन अगर कभी पढ़ो, टाइम मिले, है ना, कभी मन ना करे, पोगो पे मन ना लगे, तो बेटा जाओ और पढ़ो एसेट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो एसेट की शुरुआत होती है दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो सारी चीजें जो आपको फायदा देने वाली है फ्यूचर में, वो एसेट है। अब अगर आप कह रहे हो कि मैंने पास्ट में कोई वादा, कोई प्रॉमिस, कोई एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से आज मेरे सर पे दायित्व है, अब ये दायित्व मुझे कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा? रिसोर्स का आउटफ्लो करके बेटा, रिसोर्स का आउटफ्लो करके। एग्जांपल सुनो, मैंने कहा था गुड्स खरीदा था और मैंने कहा था भाई पास्ट में कि मैं तेरे को 2 महीने बाद 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तो 1 लाख रुपए मैं क्या दूंगा? कैश। मैंने बोला था 1 लाख रुपए का चेक दे दूंगा, मैंने बोला था 1 लाख रुपए की मशीन दे दूंगा, मैंने बोला था 1 लाख रुपए का फर्नीचर दे दूंगा। दीज ऑल आर माई एसेट्स, मैंने देना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि मुझे कैश देना है, मुझे फर्नीचर देना है, मुझे मशीन देना है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सेटल्ड होगी थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। पर कहानी सुन, मैंने सामने वाले से काम कराया था, 2 महीने पहले मैंने उससे सामान खरीदा था, उससे सर्विस ली थी और उससे वादा किया था, सुन भाई मैं तेरे को 2 महीने बाद, मैं एज अ सीए मैं तेरी रिटर्न फाइल कर दूंगा, या मैं बोलूं मैं तेरे लिए कुछ काम कर दूंगा। दैट मीन्स रिसोर्सेज नहीं जाएगा, मेरी सर्विस जाएंगी। मैंने उसे बोला था तू मेरा काम कर दे, 2 महीने बाद मैं तेरा काम कर दूंगा, बात खत्म। दिस इज नॉट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स लायबिलिटी होने के लिए उसका मॉनिटरी मतलब कहीं ना कहीं एसेट का आउटफ्लो होना चाहिए, सर्विस के बदले सर्विस ना, आप उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं शो करोगे। बहुत बढ़िया। एएस कहता है भैया आपने पास्ट में कुछ किया था जिसकी वजह से आज आपके सर पे लायबिलिटी खड़ी है, ऑब्लिगेशन खड़ी है, और इस ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए आपको खून पसीना नहीं, आपको अपनी एसेट बहानी पड़ेगी। ओहो हो क्या बात है, एसेट बहानी पड़ेगी। और नाउ लास्ट कंडीशन नंबर 3 कहता है एसेट जो भाई जाएगी कैन बी मेजरली, कैन बी रिलायबली मेजर, जिसे आप रिलायबली मेजर कर सकते हो कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने रुपए की मशीन देनी पड़ेगी, इतने रुपए का फर्नीचर देना पड़ेगा। फिक्स अमाउंट आप रिलायबली निकाल सकते हो। एम्प्लॉय जी आप हमारे साथ काम करोगे, हर महीने के खत्म होने की 10 तारीख को मैं आपको 50,000 रुपए सैलरी दूंगा। तो पहली बात, उन्होंने मैंने पास्ट में एग्रीमेंट करा कि आप मेरा काम करोगे, मैं आपको सैलरी दूंगा। उसकी वजह से आज महीना खत्म होते ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई कि मुझे सैलरी देनी है। कैसे देनी है? कैश में, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। और कितनी देनी है सर जी? 50,000। अमाउंट फिक्स है। एक भी कंडीशन पिटी कि हमने पास्ट में काम किया था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, देना है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अभी बात करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, देना पड़ भी सकता है, नहीं भी, तो बेटा लायबिलिटी नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब पक्का देना है,
पैसा या एसेट मशीन देना है, सर्विस से काम नहीं चलेगा, खून पसीने से काम नहीं चलेगा। और तीसरा कितना देना है वो फिक्स है, वो आपको पता है इतना देना है, तो मेरे बच्चे दिस इज लाइबिलिटी। और अगर ये लाइबिलिटी है तो हम बोलते हैं बेटा ये कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। ऑफ कोर्स मेरी बैलेंस शीट में एज एन एसेट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। नाउ सर आते हैं प्रोविजन क्या है मेरे बच्चे, प्रोविजन क्या है, मजा आएगा आप देख। स्टेप नंबर 2, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कहता है भाई साहब सेम सेम, दैट मीन्स प्रोविजन के लिए भी आप बोलोगे पास्ट में कोई काम किया था जिसकी वजह से आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बहुत बढ़िया। दूसरा कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 सर जी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, यहां भी पैसा जाएगा, खून पसीना नहीं जाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, बहुत बढ़िया। और तीसरा कंडीशन नंबर 3, यही है गेम बेटा। अगर मुझे पता है मैंने पास्ट में कोई एफर्ट्स किए थे, पास्ट में कोई इवेंट किया था, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था जिसकी वजह से आज मुझे पैसा देना है, और पैसा ही देना है, मुझे मशीन देनी है, कैश देनी पड़ी, पर कितना देना है ये मैं रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहा, मैं रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहा। मैंने एक कस्टमर को सामान बेचा था, बहुत बढ़िया, कस्टमर को सामान बेचा था, आराम से सुनो भाई, कस्टमर को सामान बेचा था, सामान बेचने पे मैंने उसे गारंटी वारंटी जो भी बोलो दी थी कि भाई कुछ नुकसान हो जाए मैं दूंगा। उसको नुकसान हो गया, उसने सीधा उठा के कोर्ट में केस कर दिया कि भैया इन्होंने गलत सामान बेचा है, मुझे इनसे पैसा चाहिए। मैंने एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स उस एग्रीमेंट में है, मुझे देना पड़ेगा। अब कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे पता है मैं पैसा देना पड़ेगा, और कोर्ट में केस मुझे पता है देना ही पड़ेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। मान लो मैं कहता हूं केस हार गया हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पैसा देना पड़ेगा, पर कितना देना पड़ेगा अभी जज साहब ने अनाउंसमेंट नहीं सुनाई है, कंपनसेशन अभी फिक्स नहीं है। कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन फिक्स हो गया है तो बेटा लायबिलिटी है, और कंपनसेशन फिक्स नहीं है, पता है देना पड़ेगा, तो प्रोविजन है। दैट इज अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, हां लेकिन मेरे बच्चे बट कैन बी एस्टिमेटेड, अनुमान लगा सकते हैं, मोटा मोटा इतना पैसा देना पड़ेगा। भाई आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जितनी आपकी इनकम होगी, जो आपका प्रॉफिट होगा वो टैक्स देना पड़ेगा। 31 मार्च को मैंने पीएनएल बनाया, मुझे लगता है मुझे इतना प्रॉफिट देना पड़ेगा, पर एक्चुअल कितना जाएगा सर ये तो एस्टिमेट, मैं जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें मैंने टैक्स निकाला कि मेरे हिसाब से इतना टैक्स बनता है, बट एक्चुअल कितना जाएगा वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करके बताएगा ना कि आपका इतना टैक्स बन रहा है। अभी तो मैंने अनुमान लगाया कि मोटा मोटा मेरा 20 लाख का प्रॉफिट है, 20 लाख पे 30% का रेट, 6 लाख का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। बट हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स कम भी कर दे या बढ़ा भी दे, असेसमेंट ज्यादा भी कर दे या कम भी कर दे। तो भाई अभी मेरा क्या है, हाँ कमाया है, पास्ट में कमाया है, उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे जाएगा, पैसों में जाएगा, पर कितना जाएगा ये फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा हो सकता है, एस्टीमेट लगा सकता हूं, एक अनुमान लगा सकता हूं, पर फिक्स नहीं है। तो भाई साहब फिर मैं लायबिलिटी नहीं बोलूंगा इनकम टैक्स, फिर मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या बोलूंगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बेटा अगर डैमेज कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब आप कोर्ट में केस इस बंदे को 1 लाख रुपए डैमेज के रूप में दोगे, तो वो डैमेज पेबल हो जाएगा। और अगर अभी कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे लग रहा है मैं हार जाऊंगा और मुझे देना पड़ेगा, ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुकी है, तो भाई साहब मुझे उसके लिए प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है प्रोविजन और लायबिलिटी में स्लाइटली सा बस डिफरेंस है कि यहां पे आप एक्चुअल अमाउंट निकाल सकते हो, यहां एक्चुअल अमाउंट नहीं निकाल सकते, एस्टिमेट कर सकते हो। मजे की बात ये भी है, ये भी बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन में, लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन में। अब आते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट में कहता है कंडीशन नंबर 1, या तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है मेरे बच्चे, क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजेस मतलब प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली हम बोलते हैं अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो 50% तक, मतलब पॉइंट्स कम है चांस, कोर्ट में केस हार भी सकता हूं और नहीं भी हारा नहीं हूं, हार गया तो प्रोविजन बनेगा और अमाउंट भी डिसाइड हो गया तो लायबिलिटी बनेगी। नहीं आई बात समझे, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में चले जा रहा है, अभी पक्का नहीं हारा या जीता, तो वो कंटिंजेंसी है। प्रोविजन तब बनेगा जब मैं हार जाऊंगा, ठीक है, या मुझे लगता है रिमोट, मतलब दैट इज 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी के हार जाऊंगा। याद है ना प्रूडेंस हम पढ़ते थे, मतलब अगर मैं कहूं कि पॉसिबल भी है लेकिन मुझे लगता है 50% से ज्यादा चांस है, मैं प्रोविजन बना लूंगा।
पर पॉसिबल मतलब 50% के आसपास या उससे कम है। हार भी सकता हूं, नहीं, 50-50 चांस है, हार भी सकता हूं, नहीं भी हार सकता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी कब बनेगी? जब पॉसिबल अराइजिंग होगी। और जो आपका सर्टेन कब होगा? विच मे बी सर्टेन, मे बी, या मैं कहूं तो ऐसे बोलूं, जो डिपेंड है बेटा, इसे बोलते हैं जो डिपेंड है ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट जिसका होना ना होना एक फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। हो भी सकता है अगर जजमेंट मेरे फेवर में आई तो नहीं देना पड़ेगा, जजमेंट मेरे अगेंस्ट में आई तो देना पड़ सकता है। अब ये जजमेंट का जजमेंट डिसाइड है ना, वो फ्यूचर में जब जज डिसाइड करेगा तब पता चलेगा। तो भी फ्यूचर में कोई इवेंट होना है जिस पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे पैसा देना भी पड़ सकता है या नहीं भी देना पड़ सकता है। ओके, या फिर कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पैसा तो देना पड़ेगा, ये तो पक्का डिसाइड हो गया है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑफ कोर्स अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। बट मेरे बच्चे, पास्ट इवेंट, बट या तो नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सर जी, हम क्षमा मांग के काम चला लेंगे। अगर मैं केस में हार गया, केस हार गया, तो मुझे कंपनसेशन नहीं देना, मुझे पब्लिकली जाके सॉरी बोलना है। सॉरी सर जी, पब्लिकली जाके सॉरी बोलना है। दैट इज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। या फिर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो है, बट मैं दूर दूर तक ना अमाउंट मेजर ही नहीं कर सकता, अमाउंट ना मैं मेजर कर सकता हूं, कैन नॉट मेजर और एस्टिमेट, ना अनुमान लगा सकता हूं ना एस्टिमेट लगा सकता हूं। बस मुझे पता है मैं हारूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, हार गया हूं पैसा देना पड़ेगा, कितना देना है कोई आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है। चाहे एक्चुअल या एस्टिमेट मुझसे मत पूछो भाई, मुझे नहीं पता, पहली बार मैं केस हारा हूं, पहली बार मैं केस हारा हूं, मुझे नहीं पता। अभी जज साहब जब सुनाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में कितना कंपनसेशन देना है। इसका मतलब ये है, या तो कंडीशन नंबर 1 ही पिट गई तो कंटिंजेंसी, या कंडीशन नंबर 1 चली गई, सेकंड पिट गई तो कंटिंजेंसी, या फर्स्ट और सेकंड दोनों चल गई, थर्ड भी पिट गई तो कंटिंजेंसी। मतलब कंटिंजेंसी इज अ बैलेंसिंग फिगर, कि भैया कुछ नहीं है तो कंटिंजेंसी, कुछ नहीं है तो कंटिंजेंसी। तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो लायबिलिटी, तीनों में से थर्ड वाली पिट गई तो बेटा फिर वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन। और दोनों में से कोई भी पिट गई तो भैया फिर बनता है कंटिंजेंसी। लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में जाती है, नो डाउट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। बेटा प्रोविजन आपका अगेन बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ही जाता है, अलग से सेपरेट हेड जाता है प्रोविजन वगैरह, बोलो है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं जाती, ना पीएनएल ना बैलेंस शीट, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, कोई एंट्री इसकी नहीं होती, बट इसे बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। फुट नोट बोले तो नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है कि भाई साहब आपकी ये कुछ कंटिंजेंसी है जो हो भी सकती है, ठीक है। जैसे कंटिंजेंसी का कुछ एग्जांपल देता हूं, याद है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था? हाँ सर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है बेटा, उसमें याद करो दो पार्टी हैं, एक है मिस्टर ए, याद करो जल्दी से, एक है मिस्टर बी, हाँ ठीक है सर, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ये हमारा ड्रॉर है, बढ़िया, और ये हमारा ड्रॉई है, बिल्कुल याद करो, नहीं भी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगा। अब ड्रॉर ने बिल लिखा मान लो इसके ऊपर 1 लाख का, ठीक है, और इसने ये बिल एक्सेप्ट करके इसे दे दिया, बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट करके दे दिया, ठीक है, पक्की बात है। अब इसने जाके ये बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, इसने क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया, इंडोर्स कर दिया, वट एवर, डिस्काउंट करा लिया। दैट मीन्स ये बिल अब किसके पास पहुंचा? बैंक के पास, इसके पास पैसा आ गया। 3 महीने का बिल है, कितने महीने का बिल है? 3 महीने का बिल है। अब 3 महीने बाद मेरे बाबू, ये 3 महीने बाद बैंक पहुंचेगी मिस्टर बी से पैसा लेने, बोलो है ना, बैंक पहुंचेगी आफ्टर 3 मंथ, दैट इज मैच्योरिटी डेट पर बैंक पहुंचेगी इससे बी से अपनी डिमांड करने पैसा। और अगर मान लो ये बी डिनाई कर देता है, डिसऑनर हो जाता है, तो बेटा पैसा किसे देना पड़ेगा? मिस्टर ए को। तो भैया बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ेगी, बैंक कहेगी बी नहीं दे रहा तो ए के अकाउंट से पैसा काट लेगी, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगी। अब यहां पे दिक्कत क्या है? बड़ा ध्यान सुनो, जैसे ही मैंने बिल लिखा मिस्टर बी पे, आज डेट है, जो भी डेट है, आज मैंने बिल लिखा बी पे, बिल आया और बैंक को डंपिट किया, बैंक को डिस्काउंट कराया, पैसा आ गया, मैं फ्री। अगर देखा जाए तो बिल मेरे पास है क्या? नहीं, बैंक के पास है। पैसा किसे मिलेगा? बैंक को। फ्यूचर में देगा कौन? मिस्टर बी। मेरा क्या लेना देना? कुछ नहीं। बट सर मेरे दिमाग में एक डर है, बताओ किस चीज का डर है? कि अगर इफ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इफ बोले तो अगर मिस्टर बी ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो बैंक को मुझे देना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी आएगी।
दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो भी सकता है दे दे, हो भी सकता है ना दे। अगर नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा, दिस इज माई कंटिंजेंट लाइबिलिटी, दिस इज माई कंटिंजेंट लाइबिलिटी कि मुझे देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, पक्का। तो होप सो आपको एक तीनों में डिफरेंस बढ़िया से समझ आ गया होगा। लाइबिलिटी क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। बेटा तीनों को मैंने समझा दिया, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब मैं आपको थोड़ा रीडिंग करवा देता हूं, ठीक है। पहले कंटिंजेंट एसेट दिखा हुआ है, कंटिंजेंट एसेट बाद में पढ़ते हैं, पहले कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा ध्यान से देखो, कह रहा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, सबसे पहले पढ़े तो कहता है या तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो किसी ऐसे इवेंट पे, पास्ट इवेंट से आई है और उसका होना ना होना जो कंफर्म होगी, फ्यूचर में होगी, वो एक ऐसे इवेंट या नॉन, मतलब अकरेंस या नॉन अकर, हैपन या नॉन हैपन, एक या एक से ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। मतलब कोई फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट है जो अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस पर डिपेंड है कि भैया इसका कंफर्म देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर बिल डिसऑनर हुआ, अगर बिल डिसऑनर हुआ, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो मिस्टर ए लाइबल टू पे, मिस्टर ए लाइबल टू पे। पर क्या ये आज प्रेजेंट में है? नहीं, हो सकता है, पॉसिबल, पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और बेटा फिर अगर हुआ, डिसऑनर हुआ, तो ये बात मुझे पक्की कंफर्म होगी कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, दिस इज माय कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। बेटा याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाता है और एग्जाम में भी आ जाता है। लेकिन क्या इतना ही नहीं, कहता हो सकता है आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पक्का सर्टेन है, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, बट उसे हम क्यों लाइबिलिटी नहीं मान रहे, क्यों प्रोविजन नहीं बना रहे? क्योंकि या तो इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, या तो पैसा नहीं जाएगा, माफी जाएगी, मालिक जी माफ कर दो, बहुत बढ़िया, या फिर जो हमें सेटल करना है ऑब्लिगेशन, जो हमें लाइबिलिटी पे करनी है, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पे करनी है उसमें रिसोर्सेज आउटफ्लो नहीं होंगे, पैसा नहीं जाएगा, सर्विस माफी जाएगी। या फिर सर जो जाएगा ना उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, ना मेजर कर सकते हैं ना एस्टिमेट कर सकते हैं, भैया हमें पता ही नहीं है कितना जाएगा। पहली बात, या तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो कंटिंजेंट है, या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं तो कंटिंजेंट है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, पर कितना पैसा जाएगा ये मैं रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। खत्म मेरे बच्चे। इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, ये बैलेंस शीट में हमारे रिकॉर्ड नहीं होती है। हाउएवर इसे हम अपने फुट नोट में कहीं दिखाएगा, डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट को क्या बोलते हैं? फुट नोट, उसे फुट नोट में दिखाते हैं जब तक कि ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में ना बदल जाए, जब तक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ना हो जाए, जब तक अमाउंट एस्टिमेट ना कर सके, तब तक ये बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट में आएगी, फुट नोट में आएगी, हमारी बैलेंस शीट पीएनएल में इसकी एंट्री नहीं होगी। बहुत बढ़िया, खत्म होगी कंटिंजेंट लायबिलिटी। मजा आया हो तो बोलना, चांद लगाइए भाई साहब, ठीक है, बढ़िया से समझाया है और आपका बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसा ना हो, कहीं भी ऐसा ना लगे कि हाँ सर बस ऐसे ही करा दिया। मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा पढ़ाई करो। चलो आ जाओ। दूसरा है प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस। यहां से प्रोविजन का भी आइडिया मिलेगा, पढ़ के देख। कह रहा प्रोविजन जो होता है वो प्रेजेंट लायबिलिटी होती है एक अनसर्टेन अमाउंट की। खास बात ये है अनसर्टेन अमाउंट, मतलब अमाउंट जो है ना वो मैं मेजर रिलायबली नहीं कर पा रहा हूं, उसका अनुमान लगा रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं, इसलिए वो प्रोविजन है, इसलिए वो प्रोविजन है, ठीक है। तो विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंस डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब हम प्रॉपर उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, एस्टिमेशन का अनुमान लगा रहे, ठीक है, डन। भाई इधर कंटिंजेंट लायबिलिटी वही वाली बात, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसका होना ना होना डिपेंड कर रहा है किसी फ्यूचर इवेंट पे जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। छाप लो, याद कर लो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है। प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में डिवाइड करते हैं, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो करता है, इसकी जनरल एंट्री होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये हमारे कंटिजेंसी, हमारे रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में नहीं आता, ठीक है। प्रोविजन कब होता है? जब, दोबारा वही कह रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ए, फिर उसके बाद इसका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो बी, और दूसरा उसका रिलायबल एस्टिमेट ले सको तब, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? या तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसका आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि या तो वो प्रोबेबल नहीं है, उसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे बच्चे उसका अमाउंट आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, दोनों में से एक भी कंडीशन पिट रही है तो वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है, ठीक है। मैनेजमेंट एस्टिमेट, ये क्या है? ठीक है, यहां मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता है कि कितना पैसा आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा
इन रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा और इसे प्रोविजन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता है लेस लाइकली दैट कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या तो बेनिफिट होगा ही नहीं, सॉरी इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा ही नहीं, और या फिर होगा भी तो अपन निकाल नहीं पा रहे, तो वो डिस्क्लोज कहा जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट के फुट नोट में शो किया जाता है इसके नाम पे, बस खत्म। ठीक है, और क्या है मेरे पास, इतना सही है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कंटीजेंट एसेट क्या होती है। ठीक है, कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी का जस्ट उल्टा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना, मुझे लगता है फ्यूचर में देना पड़ेगा, कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है अगर मैं हार गया तो मुझे देना पड़ेगा, या मुझे पैसा फ्यूचर में कितना देना है वो अमाउंट बाद में पता चलेगा। ठीक है, कंटीजेंट एसेट का उल्टा है, मैंने किसी पे केस किया हुआ है, पैसा आ भी सकता है और नहीं भी, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और हम तो वैसे भी प्रूडेंस हैं, हम तो इस बातों को बिलीव ही नहीं करते। हम कहते हैं भाई अगर एसेट की सर्टेनिटी नहीं आई है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो अगर वो अनसर्टेन है तो बेटा वो ऑलवेज क्या है, कंटीजेंट एसेट, ऑलवेज क्या है, कंटीजेंट। इसको कहां शो करेंगे, कहीं भी नहीं, ना बैलेंस शीट में, ना पीएनएल में, ना नोट्स टू अकाउंट में, इवन फुटनोट में भी नहीं शो करते मेरे बच्चे, याद रखियो, गलती मत कर दियो। कंटीजेंट लायबिलिटी को फुटनोट में शो करते हैं, कंटीजेंट एसेट को शो नहीं करते, बट इसको एक जगह शो कर सकते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट पे। कंपनी की जो अथॉराइजेशन है, जिनके पास कंपनी हो गया, पार्टनरशिप में पार्टनर की अगर कोई रिपोर्ट बन रही है, जो भी चला रहे हैं, जो मेन अप्रूविंग अथॉरिटीज हैं, अगर वो अपनी कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो वहां पे वो शो करते हैं कि हमें ऐसा भी कुछ इनफ्लोज नजर आ रहे हैं जो हो सकता है आए। अच्छा, मतलब कंटीजेंट एसेट को हम बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट कहीं नहीं शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट में शो कर सकते हैं, अगर मटेरियल है, अगर लगता है पैसा आ सकता है। ठीक है, पढ़ के देखो बेटा, कह रहा है कंटीजेंट एसेट, बिल्कुल सेम डिट्टो कंटीजेंट लायबिलिटी की उल्टी डेफिनेशन मिलेगी। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, एसेट है जो एक किसी पास्ट इवेंट पे हमने कोई पास्ट में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आज हमने उस पर कोर्ट में केस कर दिया, आज हमने कोर्ट में केस कर दिया, अब वो कोर्ट में जो कंपनसेशन हम मांग रहे हैं बेटा, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे कोर्ट में केस हारने और जीतने पे, फ्यूचर इवेंट पे, जो हमारे हाथ में नहीं है। सेम डेफिनेशन है, बस वहां पे देना है, यहां पे लेना है। पास्ट में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जो सामने वाले ने तोड़ दिया, अगर हमें देना है तो भैया लायबिलिटी, हमें लेना है तो एसेट, और होना ना होना डिपेंड कर रहा है किसी फ्यूचर इवेंट पे। सर जी ये यूजुअली अराइज होता है फ्रॉम द अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो ये बस पॉसिबल है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि पैसा आ सकता है, वो छोड़ो। कहता है एग्जांपल के लिए कोई क्लेम चल रहा है जो लीगल प्रोसेस, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका आउटपुट होना, पैसा आना ना आना अनसर्टेन है, इसलिए वो कंटीजेंट एसेट है अपने लिए। एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम कभी भी, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एंटरप्राइजेस कभी भी फ्यूचर इनकम को, जो इनकम रिकॉग्नाइज है वो कंटीजेंट एसेट, फ्यूचर इनकम मतलब जो हो सकती है, उसे रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन इसीलिए याद रखना, कंटीजेंट एसेट को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, वो यूजुअली डिस्क्लोज होती है कहाँ पे, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट है अगर कंपनी का केस है, या जो भी पार्टनर वार्टनर की अगर कोई रिपोर्ट है तो वहां पे शो किया जा सकता है। ठीक है, खत्म हो गया बच्चा, थ्योरी इतनी सी, एक बार दोबारा देख ले मेरे साथ, मैं रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट एसेट बेटा पॉसिबल एसेट है, पॉसिबल एसेट है जिसका आना ना आना, इनफ्लो जो है वो डिपेंड है किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, अनसर्टेन इवेंट पे जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें मेरे को पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ मामला है तो ये है। तो बेटा इसका क्या होगा, इसको हम लोग कहाँ सुनाई करेंगे, बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं, बैलेंस शीट के फुट नोट में आएगा क्या, फुट नोट मतलब नोट्स टू अकाउंट में आएगा क्या, बेटा नोट्स टू अकाउंट में भी नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में शो किया जा सकता है। डायरेक्टर रिपोर्ट या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी जो हमारी कंपनी की है, बिजनेस की है, उसमें शो किया जा सकता है, बस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। सर जी कंटीजेंट एसेट्स की बात आता है, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी में दो डेफिनेशन है, या तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि पैसा देना पड़ भी सकता है या नहीं, ठीक है, या फिर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा मेरे बच्चे, बट उसका या तो नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा नहीं जाएगा, माफी जाएगी, नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर मेरे बच्चे आपका जो अमाउंट है आप उसे नॉट
मेजर्ड, ना मेजर कर सकते हो ना एस्टिमेट कर पा रहे हो, कुछ भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है पैसों का, तो उस केस में आप उसे बोलोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मेरे बच्चे, ये बैलेंस शीट में नहीं, ये नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, ये नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। बढ़िया। और तीसरा आता है मेरे बच्चे प्रोविजन। तीसरा क्या है, प्रोविजन, जिसे हम बोलते हैं ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो हमारे किसी पास्ट इवेंट से आई है, मतलब पैसा तो देना है, पक्की बात है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा भी जाएगा, मेहनत नहीं जाएगी, पैसा जाएगा, एसेट जाएगी। रिसोर्स मतलब कैश या कोई भी एसेट, मशीन, लेकिन अमाउंट जो है वो कैन नॉट मेजर्ड। आप मेजर नॉर्मली एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, मेजर एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, आपको एस्टिमेशन रिक्वायर्ड, आपको एस्टिमेशन लेना पड़ेगा, आपको एस्टिमेट रिक्वायर्ड, मतलब एस्टिमेट कर पाओगे, एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता। अगर एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो वो लायबिलिटी है, तो वो क्या है, लायबिलिटी। इसे आप कहां शो करोगे मेरे बच्चे, ये बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल इसकी एंट्री पड़ेगी, लायबिलिटी अकाउंट में शो होगा। एंट्री क्या होती है बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, जो भी आपको प्रोविजन बनाना होता है, पीएनएल को डेबिट करेंगे, खर्चे में आएगा, और ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो होगा। खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन और लायबिलिटी मैंने अलग से समझा दिया। थैंक यू सो मच। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट बरसा दो, थोड़ा प्यार बरसा दो, मेहनत कर रहे मई 2026 और सितंबर 2026 मेरे बच्चों, धूम मचा दो, फोड़ के आना एग्जाम में, बढ़िया से सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, एकदम एक नंबर। चलो जी, थैंक यू सो मच।